है आप लोग का सॉलिबिलिटी है। क्या है जी? सॉलिबिलिटी, यानी कि सॉलिबिलिटी विलेयता। सॉलिबिलिटी को क्या कहते हैं? विलेयता। सॉलिबिलिटी यानी विलेयता। विलेयता क्या होती है इसके बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। सॉलिबिलिटी, पहले मेरी बात सुनिए। सॉलिबिलिटी कहने का मतलब होता है, मानते हैं कि एक क्या है, यह बर्तन है। क्या है जी? बर्तन है। पहले देखिए, यह एक निश्चित क्या है? विलायक की मात्रा है। यह निश्चित एक डेफिनिट विलायक की क्या है? मात्रा है। यह विलायक की क्या है? मात्रा है। ये तो यह विलायक की एक निश्चित मात्रा में जितना विलय की मात्रा घुली हुई होगी ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विलयता। जितना वह घुला होगा ना, वही क्या कहलाएगा? सॉलिबिलिटी। क्या कहलाएगा? यानी कि एक विलायक है, मान लेते हैं यही 100 ग्राम है। क्या है जी? इसमें 100 ग्राम है, इसमें मान लीजिए 25 ग्राम क्या हुआ है? घुली हुई है। मतलब 25 ग्राम अमाउंट घुला हुआ है, मतलब इसमें घुल गया। 25 ग्राम अमाउंट कोई भी वस्तु क्या है? इसमें घुल गया, तो यह इसमें विलय हो गया, मतलब मिल गया, तो क्या कहलाएगा? सॉलिबिलिटी। क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत? यानी कि किसी निश्चित टेम्परेचर पर, यानी कि किसी निश्चित ताप पर विलायक में घुली हुई विलय की मात्रा को क्या कहा जाता है? विलयता कहा जाता है। कोई दिक्कत? यानी कि किसी निश्चित ताप पर विलायक में घुली हुई विलय की मात्रा को क्या कहा जाता है? सॉलिबिलिटी कहा जाता है। यानी कि क्या कहा जाता है? विलयता कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? चलिए आप लोग लिखिएगा, इसका डेफिनेशन लिखिए। पहले सॉलिबिलिटी का लिखिएगा, किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा को विलयता कहते हैं। तीर के निशान देख के आप लोग लिखेंगे, लिखिएगा विलयता विलय तथा विलायक की प्रकृति पर, विलय तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट तीर का निशान देखकर लिखिएगा, विलयता ताप एवं दाब पर भी निर्भर करता है। विलयता ताप एवं दाब पर भी निर्भर करता है। अब देखिए, आप लोगों को सॉलिबिलिटी समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आप लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, यानी कि द्रव में ठोसों की विलयता। द्रव में ठोसों की विलयता। द्रव में ठोसों की विलयता। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? द्रव में ठोसों की विलयता, मतलब यानी विलायक द्रव होगा। विलायक क्या होगा? यानी कि एक बर्तन के माध्यम से बता दे, एक बर्तन है, इसमें विलायक क्या होगा जी? लिक्विड होगा। विलायक क्या होगा जी? यानी कि इसमें सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। सॉल्वेंट क्या होगा जी? लिक्विड होगा। और इसमें जो सॉल्यूट होगा, यानी सॉल्यूट जो है वह क्या होगा? सॉलिड होगा। क्या होगा जी? सॉलिड। तो कौन सा लिक्विड होगा और कौन सा सॉलिड होगा जो इसमें क्या करेगा? विलय होगा, यानी कि घुलेगा, उसके बारे में हमको बताना है, यही ना? या कितना अमाउंट सॉल्वेंट होगा कि कितना सॉल्यूट उसमें विलय होगा, यानी कि घुलेगा, यही ना पढ़ना है? कोई दिक्कत? तो आप इसका डेफिनेशन लिखिए।
लिखिए किसी विलायक के 100 ग्राम में, किसी विलायक के 100 ग्राम में निश्चित ताप पर घुली हुई, निश्चित ताप पर घुले हुए, किसी विलायक के 100 ग्राम में निश्चित ताप पर घुली हुई ठोस विलय की मात्रा, ठोस विलय की मात्रा जिससे ठोस विलय की मात्रा जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त हो, जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त हो उसे हम संतृप्त विलयन प्राप्त हो उसे हम द्रव में ठोसों की विलयता कहते हैं, उसे हम द्रव में ठोसों की विलयता कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड समझ में आ गया। अब अगला आप लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। क्या पढ़ेंगे जी? लिखिए टॉपिक बनाइए, फैक्टर ऑफ, हाँ फैक्टर ऑफ, हाँ नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर ऑफ affecting insolubility of solids, solubility of solids यानी कि ठोसों की विलयता में प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ठोस जो विलय होगा यानी कि घुलेगा। जैसे बर्तन है, इसमें क्या है, बर्तन है, इसमें मान लीजिए क्या है, लिक्विड है, क्या है जी, तो लिक्विड है, लेकिन इसमें घुलेगा कौन, सॉलिड्स। कौन घुलेगा? तो क्या क्या प्रभाव डालेगा, क्या होगा, से कौन सा सॉलिड रहेगा से जल्दी घुलेगा, और कौन रहेगा जो देरी से घुलेगा, या कितना अमाउंट रहेगा से घुलेगा, या कैसा उसका नेचर है जो घुलेगा। तो हम लोग इसी में ना पढ़ेंगे कि ऐसा उसका नेचर है, प्रकृति है, कितना टेम्परेचर देंगे, कितना प्रेशर देंगे, उसके आधार पर सोर्स क्या करेगा, इसमें सॉल्युबल होगा यानी कि घुलेगा। वही हम लोग को क्या पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। अब देखिए ठोसों की जो विलयता है वह डिपेंड करता है किस किस पर से, ध्यान दीजिए। पहला तो नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ यानी विलय की प्रकृति पर, कि विलय पोलर है कि नॉन पोलर है, कि ध्रुव यानी ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। ध्रुवीय किसको कहते हैं, जिसमें प्लस माइनस चार्ज होगा। अध्रुवीय किसको कहते हैं, जिसमें प्लस माइनस चार्ज नहीं है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा कि कैसा विलायक होगा और कैसा विलय होगा जो घुलेगा, यही ना। आप देखिए हम एक बात बता रहे हैं, पानी है, क्या है जी, पानी है यानी वाटर है, तो वाटर क्या है, H2O है। इसमें हम एक सॉलिड घोल दिए NaCl, क्या घोले जी, NaCl सॉलिड होता है। NaCl क्या होता है जी, NaCl क्या होता है, तो सॉलिड इसमें घुल रहा है, लेकिन Na पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस, Cl पर कौन सा चार्ज होता है, तो यह पोलर हुआ कि नहीं हुआ। इस पर कौन सा होता है, H प्लस, और क्या होता है, OH माइनस, क्या होता है। तो बताइए ये पोलर है कि ना है, ध्यान से देखिए, यह पोलर है, ये भी पोलर है, तो पोलर पोलर में क्या करेगा, घुलेगा। और ई पोलर है, ई नॉन पोलर है तो नहीं घुलेगा। मतलब ई पोलर है, दूसरा नॉन पोलर होगा तो नहीं घुले। तो डिपेंड किया ना विलयता पर, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड किया कि नहीं किया। पहला ये नेचर था। दूसरा जो होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है जी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, क्या होता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट।
दूसरा जो होता है वह क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, इसका फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब यही ना सॉल्वेंट है जी, जो घुलता, जिसमें घुल रहा है। तो मान लीजिए इसमें बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है। अभी बेंजीन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6। अब क्या इस पर प्लस माइनस दिया जाता है, इस पर प्लस माइनस कभी देखे हैं कि देते हैं C-H प्लस करके, नहीं ना। ये नॉन पोलर हो गया, क्या हो गया, अध्रुवीय है, लेकिन यह ध्रुवीय है। क्या यह घुलेगा, नहीं ना घुलेगा। तो इस पर डिपेंड किया कि नहीं किया, सॉल्यूट पर भी डिपेंड किया, सॉल्वेंट पर भी डिपेंड किया, कोई दिक्कत नहीं ना। तीसरा जो है इसका कारक वो है टेम्परेचर, क्या है जी, तीसरा जो कारक है वह है क्या है जी, टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर यानी ताप। तो किसमें कितना टेम्परेचर देना होगा या नहीं देना होगा, उस पर भी क्या करेगा, सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है। अब मान लीजिए जो 10 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबल सकता है, 20 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबल सकता है या नहीं घुल सकता है, तो उसके 30 डिग्री जैसे ही पुड़ेगा वह क्या कहे, घुलना शुरू हो जाएगा। तो उस पर भी डिपेंड किया कि नहीं किया। दूसरा नेक्स्ट है आपका प्रेशर, क्या है जी, नेक्स्ट क्या है आपका, तो यह प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा कि कितना इसका प्रेशर हम दे कि यह क्या करेगा, सॉलिड जो है, सॉल्यूट जो है इसमें क्या करेगा, डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बताइए फैक्टर ऑफ अफेक्टिवनेस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स का कितना कारक हुआ, क्या ये समझ में आया। हाँ लिखवाए ना इसको अभी, हाँ अभी एक एक करके पढ़ना है इसमें, पहले ही समझ में आया, हमको इसके बारे में डिटेल करना है, वो तो सिर्फ ऐसे ही बता दिए, दिक्कत नहीं ना। तो पहला आपको कौन पढ़ना है, नेचर ऑफ सॉलिड, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसमें लिखेंगे आप लोग, नेचर ऑफ सॉलिड में लिखिए, चलिए पहला आप लोग का क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट। पहला क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो नेचर इसका क्या है कि ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा, अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा, जो अभी हमने बताया H2O और NaCl पर बताए ना। लिखिए इसमें लिखिएगा अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुल सकता है, अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुल सकता है, तथा ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में ही घुल सकता है। लिखिएगा उदाहरण के लिए NaCl जल में घुल सकता है, जबकि बेंजीन में नहीं, जबकि बेंजीन में नहीं। NaCl जल में घुल सकता है जबकि बेंजीन में नहीं। देखिए यह जल है, क्या है, जल है ना, यानी H2O है, क्या है जी यह, यानी कि यह क्या हुआ, पोलर है। बोलिए जी क्या है ये, पोलर है। NaCl क्या है, NaCl भी क्या है, पोलर है। NaCl भी क्या है, तो पोलर है तब ना जल में घुला, ए भी पोलर ए भी पोलर, तब ना जाके घुला, कोई दिक्कत। और एक और जैसे मान लेते हैं कि एक और बर्तन दे दे बना दे, इसमें क्या है, बेंजीन बेंजीन है, क्या है जी, बेंजीन हुआ, यह क्या हुआ, बेंजीन है। तो यह क्या हुआ, नॉन पोलर, क्या होगा जी, नॉन पोलर हो गया। तो क्या इसमें NaCl घुलेगा, NaCl क्या होगा, यह पोलर है, यह क्या है जी, पोलर है, तो यह डिजॉल्व करेगा, इसमें घुलेगा नहीं ना। तो बताइए डिपेंड किया कि नहीं किया, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप लोग, नेक्स्ट क्या, आप देखिए मेरी बात पर ध्यान सुनिए, आप देखिए ध्यान से सुनिए, टेम्परेचर टेम्परेचर सुनो, आप देखिए टेम्परेचर के बारे में हमको पढ़ना है। सुनिए इसमें किसके विलयता के बारे में पढ़ रहे हैं, ठोसों की विलयता के बारे में पढ़ रहे हैं,
यानी कि ठोस विलयता कब होगा, कैसा होगा, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, यही ना। आप देखिए, आप लोग देखे होइएगा चूना, ध्यान से सुनिए, चूना प्लस जल यानी कि H2O, जब चूना को यानी कि लाइम को, किसको जी, जब चूना को लाइम को, इसका सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है चूना का, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना को क्या बोलते हैं, लाइम। जब चूना को पानी में यानी H2O में घोला जाता है तो इससे क्या होता है, एनर्जी निकलता है, क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है, हीट हो जाता है पानी, क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो बताइए यह अभिक्रिया क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, कौन हो गया जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं पता है, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, किसका उत्सर्जन होता है। तो बताइए, कभी चूना को पानी में घोलते हुए देखे होइएगा तो उसमें से एकदम गर्म खदकने लगता है, तो उसमें से ऊर्जा निकल रहा है, यानी उष्मा निकल रहा है। तो उष्मा जब निकलेगा तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या कहिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोलिएगा। जब आप देख, एक्सोथर्मिक समझने में कोई दिक्कत, आप देखिए ये चूना ठोस है कि ना है, चूना ठोस है, ये लिक्विड है, तो ठोसों की विलयता होगा पानी में यानी कि H2O में। तो जब ठोस हो और वह विलयता हो, लेकिन ठोस को घोलने पर, ठोस को किसी विलायक में घोलने पर अगर वह उष्मा क्या हो, छेपी हो, इसको क्या कहते हैं, उष्मा छेपी, क्या कहते हैं, उष्मा छेपी। अगर किसी ठोस को किसी विलायक में घोलने पर क्या हो, वह अभिक्रिया कैसा हो, उष्मा छेपी हो, कैसा हो, अगर उष्मा छेपी हो। अब इसमें क्या दे, टेम्परेचर दे, क्या दे जी, टेम्परेचर दे, तो इसका जो उष्मा छेपी अभिक्रिया हो, तब उष्मा छेपी अभिक्रिया हो, जब उसमें टेम्परेचर देंगे ना तो सॉल्युबिलिटी जो होगा ना, सॉल्युबिलिटी वह क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा जी, डिक्रीज कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कि जब चूना को पानी में मिलाते तो चूना ठोस हुआ तो इसमें से ऊर्जा यानी कि उष्मा निकलता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी उष्मा छेपी हो गया। जब आप इसमें उष्मा देंगे, अब ऊपर से क्या देंगे, टेम्परेचर, तो जैसे टेम्परेचर देंगे तो ऐसे आ गए, ऊपर से टेम्परेचर देंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना, इतना याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, चलिए आप देखिए, पहले घट जाना, डिक्रीज का मतलब होता है घट जाना। आप देखिए यहाँ पर चीनी है, क्या है जी, चीनी को अब हम क्या करेंगे, H2O जल में घोलेंगे, किसमें, तो इसमें उष्मा नहीं, क्या कभी देखे पानी में चीनी घोलते हैं तो क्या उसमें से निकलता है, हीट निकलता है, उष्मा निकलता है, नहीं ना। तो ये चीनी और H2O को मिलाएंगे तो चीनी भी ठोस है कि ना है ना, ठोस, यानी इस चीनी है, चीनी को पानी में मिलाए तो यह उष्मा क्या हो जाता है, इंडोथर्मिक होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, इंडोथर्मिक, क्या कहलाता है जी, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जब ठोस को किसी विलायक में घोलेंगे और वह रिएक्शन कैसा होगा, इंडोथर्मिक, मतलब इसमें ऊर्जा निकलेगा नहीं बल्कि इसमें ऊर्जा और दीजिएगा, मतलब उष्मा और दीजिएगा। जब यह इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा किसी ठोस को घोलने पर क्या होगा जी, इंडोथर्मिक मतलब उष्मा शोषी, क्या होता है, उष्मा शोषी, क्या होगा जी। अब उष्मा शोषी किसको कहते हैं, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, उष्मा की, तो इसमें उष्मा की आवश्यकता होती है। तो जब ठोस को हम किसी विलायक में घोलेंगे वह रिएक्शन कैसा, उष्मा छेपी हो यानी उष्मा शोषी हो। आप जब उसमें हम क्या देंगे, टेम्परेचर देंगे, क्या देंगे जी, टेम्परेचर देंगे ना, यानी कि रिएक्शन कैसा हो, बार बार रिपीट करते, रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन हो यानी उष्मा शोषी हो, और जब उसमें हम टेम्परेचर देंगे ना तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा जी, सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कि किसी ठोस को किसी विलायक में घोलने पर अगर उष्मा शोषी अभिक्रिया हो
तो टेम्परेचर देने पर विलयता क्या होगी, घट जाएगी। अगर किसी ठोस को किसी विलायक में घुलने पर वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो तो टेम्परेचर देने पर विलयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। सॉलिबिलिटी, बिलिटी हो गया, सॉलिबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप हम लिखाते हैं, पहले टेम्परेचर दीजिए, ताप में लगिए, लिखिएगा, लिखिए, हाँ ताप में लिखिए। ओह देखिए सॉलिबिलिटी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कब, जब इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तब आप टेम्परेचर देंगे। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं ना। चलिए लिखिएगा, इसमें लिखिए, टेम्परेचर में लिखिएगा, जब किसी ठोस को विलायक में घोलने पर, जब किसी ठोस को विलायक में घोलने पर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो तो ताप देने पर, विलयता घट जाती है। ताप देने पर विलयता घट जाती है। तो ताप देने पर क्या हो जाएगी जी, विलयता घट जाती है। क्या हो जाती है, ताप देने पर विलयता घट जाती है। पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखेंगे, जब किसी ठोस को किसी विलायकों में घोलने पर, जब किसी ठोस को किसी विलायकों में घोलने पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो तो ताप देने पर, विलयता बढ़ जाती है, विलयता बढ़ जाती है। तो विलयता क्या कर जाती है जी, बढ़ जाती है। कोई दिक्कत नहीं ना, ताप देने पर विलयता बढ़ जाती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। आप देखिए, चलिए आप देखिए, तीसरा टेम्परेचर था, आप फोर्थ क्या है, प्रेशर। क्या है जी, प्रेशर यानी दाब, प्रेशर यानी, तो ठोसों की विलयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठोसों की विलयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रहेगा ना। लिखिएगा, ठोसों की विलयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठोसों की विलयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठोसों की विलयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। इसके आगे हम आप लोगों को क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इतना को अच्छे से आप लोग पढ़ कर आए।